नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजा निर्वंशीय भाग 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने भाग 1 नहीं देखा है देख लीजिए, वरना कहानी समझ नहीं आएगी, तालमेल नहीं बैठा पाएंगे आप लोग। ठीक, चलते हैं हम आगे। आधे वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे कुछ दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा। किसका कथन है ये? जिससे कुछ लिया जाएगा उससे कुछ दिया भी जाएगा। ध्यान में रख लीजिएगा, जगपति का है। और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता, अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं भी एक आदमी है, बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है, पर भूखों नहीं मर रहा है क्या? वह मान रहा है जगपति कि उसके सामने पेट पालने जैसी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है, कुछ और भी वह सोचता। यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही। तो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके। चाहे उसमें सुख हो या दुख, अरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है। सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाट खुल गई। ध्यान में रखिएगा, जगपति ने कौन सा काम शुरू कर दिया था? इसके पहले ही भाग में हम पढ़ चुके हैं। लकड़ी का काम उसने शुरू किया था। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पौरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवाने के लिए गिरवा दिया गया। गांठें एक और रखी गई। चैलों का चट्टा करीने के लग गया और गुड्ढे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन
इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। ये सब क्या था, जगपति प्लान करता था, ठीक, अपने जीवन के संदर्भ में, जो कि बाकी सभी लोग करते हैं। क्या था कि वो जब भी जलाने की लकड़ी तैयार कर रहा है अपने लकड़ी के दुकान में, किंतु धीरे धीरे क्या कर लेगा, वो इमारती लकड़ी बनाएगा, ठीक। चिरने की नई मशीनें लगेंगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लगा है और 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गला रख कर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़कता हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने रख दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु के निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झरती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहिए की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंचे की एक रस खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले में ढलान के तालाब की नीचाई में उतर जाता, जिसके गदले पानी के कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उसके कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने आकर वह खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसके अपना अस्तित्व डुबोता मालूम होता था। किसके सामने जगपति को अपना अस्तित्व डुबोता मालूम होता था, तो ध्यान में रखेंगे, बच्चन सिंह के सामने, ठीक। एक आध बिक्री की बातें होती और दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है, और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में तो ऐसा मसाला ही मसाला रहेगा कि सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज की भुनी घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जवान पर चढ़ा कि या इन्हें कागज की सी पतली रोटी पसंद नहीं आती। अब मुझे कोई पतली रोटी बनाने को कहे
तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली में ही जमी रहती। रोटी निबटती तो रोटी परोस देती, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस देती और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट से उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती। कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हों तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिराहने कंटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा पड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दाशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास सी चलकर कदम तेज से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बाती और अगर की बत्ती जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधे पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर सधे सामान्य से, और वह फिर मोहल्ले में खो जाती। और जब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटे के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र में कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती, तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानक से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र में इंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट में खींचकर कंबल में मुंह छिपा औंधे लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा, अब ये पौराणिक घटना की ओर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो घटनाएं समानांतर इसमें चल रही हैं, एक तो पौराणिक और एक आधुनिक। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। कौन कहानी सुनाया रहा है इसमें? माँ। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरनी ने उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा फटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वंशीय का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत्ति टूट पड़ेगी। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैर महल लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरनी का घर नाज से भर दे और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल में चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। तेरी मनोकामना क्या होने वाली है? पूरी होने वाली है। रानी बहुत
पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई, वहां जहां वह टिका हुआ था। रानी वेश बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रानी ने किसका वेश में पहुंची थी राजा को खोजते हुए? भटियारिन के। रात भर उसके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही महीने में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यह खबर थी और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मीज़ान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोलमन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवाय उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरत को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। कौन कहता है ये? ध्यान में रखेंगे, वो चाची। किस तरह एक महिला दूसरे महिला का ही विरोध करती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह कहते कहते उसका चेहरा तमतमा आया और अब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर, सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबे धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाट पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने में मुंह किए सा पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ी चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। अब रात अच्छी तरह फैल गई। वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह की जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींचकर और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली में अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिख और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांसें घुट जाएंगी। वह पीछे मुड़ा, पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर चारों की तरह निःशब्द कदमों से किसी तरह घर के भीतर देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टिके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा
गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़ फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमाई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़ियाँ भारी सूजी सी और नाखून के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छूकर सारा कालुष्य पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आँखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक के किस शापवश निर्वासित होकर तुम इधर आ गई चंदा? यह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर सिमेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे के देहरी की चौखट से सिर टिकाए बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस्य गति पर पथभ्रष्ट, सकले पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने को बैठ गया, पर कौर नीचे नहीं सरकता था। तभी चंदा ने बड़े सधे स्वरों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दाबकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फड़कते और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब क्यों दिखा रही हो बेशर्म और बेगैरत? उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले? तब की बात झूठ है। शुष्कियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। कौन कह रहा है? चंदा कह रही है। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी लगाए उसकी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट ले देता। उसी बिराने में तालाब के बगल में कब्र और बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह न जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहसा
हिकारत भरी नजरें सहता पर वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लगा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखकर और कर कर का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ का बनने और शकूरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव के दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति के शरीर भी जैसे कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। क्या वह ठीक कहती थी? क्या बचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे इसका ब्याज इधर चुकता हुआ? ध्यान में रख लेंगे इस पंक्ति को, ठीक। क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? शकूरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज़ लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, ज़रा मोड़ मांगकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियाँ लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न काट छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्ती से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखट तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। शकूरे ने पेड़ की ओर देखकर उस्तादी अंदाज में कहा। जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुईं और शहर की ओर रवाना हो गईं। जगपति को उसने साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश में लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा का गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बोला कि सकट के दिन का जन्मा बच्चा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करोगे। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा,
तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी तब जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया। तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ था तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। चंदा को क्या हुआ है? लड़का हुआ है। किसने बताया था? मुंशी जी ने। ठीक। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी को ताका, पर वह उसके सिर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर वह क्या किया कि उसके तीर का निशाना सही सही नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए उसने बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब। बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या? कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को भी बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है। कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बिठाने को तैयार है, मतलब चंदा से विवाह करने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ गई। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे की शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा? हर तरफ तो कर्ज में दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से। किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं? कहते कहते वह अपने में खो गया। कौन? जगपति। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाकर गली के अंधेरे में उन्हें ख्यालों में डूबा ऐसे चलता आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो सोचने देता था न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कान में भनक पड़ी, आ गया सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयाँ बैठ में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतनी दिनों बाद ताला खोला और बारौठे में अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेबा चाची का वह जहर बूझा तीर आ गया राजा निर्बंसिया अस्पताल से। यह पहले ही हमने देखा था कि चाची ने कहा था जब वह बीमारी से ठीक होकर अस्पताल से ठीक होकर आया था घर। और अब सत्यानाशी कुलबोरन।
और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हें कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा। चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा न जनती। वह और भी कुछ भी जनती, कंकर पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर। नहीं तो एक बार खबर लेती, बच्चा हुआ तो पता लगाती। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन के दलदल को पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है, हर आदमी वासना का क्रीड़ा। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंक्ति पूछा जाता है, ठीक। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन के दलदल से पार ले जाता है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नर्क में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। रात का आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जलाता। और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके घर में थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के वे शब्द कानों में गूंज पड़े, हरा होने पर क्या उखट हो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखटा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहता, खुद लेता रहता। और आज वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रही है। और वह किसी तरह टटोल कर भीतर घर पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैव शक्ति से दोनों बालक को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छाती में दूध भर आया और उतने में धार फूट पड़ी, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा, तुम तो देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपने सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैव शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं था। बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था।
राजा ने दो बातें की, माँ सुनाया करती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, दूसरा राज के नए सिक्के पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति के मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, मेरा अंतिम चाह यही है कि तुम मेरे बच्चे को लेकर चली आना। तभी एक दो दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर गया था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने क्या लिखा है, ये किसने, दो पत्र, जगपति ने दो बातें लिखी है, एक चंदा के नाम और एक कानून के नाम। तो चंदा के नाम क्या लिखा है कि तुम बच्चे को लेकर जरूर चली आना, और कानून को उसने लिखा है, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपया खाया है। उन रुपये में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब यह कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर यहीं पर आकर राजा नीलवंश से कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी कहानी है आप लोग ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय।